लीडर या बॉस बनने की चाहत सभी की रहती है, लेकिन जितना सोचना आसान है उतना बनना आसान नहीं है। इसीलिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे ताकि आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में मदद मिल सके। पहली क्वालिटी है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। लीडर के अंदर पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो, अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने संस्थान के प्रति और अपने टीम के प्रति। दूसरी क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। सक्सेस की पहली सीढ़ी ही होती है आत्मविश्वास। अच्छे लीडर में कॉन्फिडेंस का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना लीडर न तो प्रभावशाली दिखता है और न ही वो टीम लीड कर सकता है। तीसरी क्वालिटी है खुला विचार, यानी कि ओपन माइंडेड। अच्छा लीडर बनने के लिए ओपन माइंडेड होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप बदलावों को स्वीकार कर सकें। टीम आपसे अपनी प्रॉब्लम कहने में हिचकिचाए ना। अच्छा लीडर होने के नाते इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आप किसी को जज ना करें, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से रिलेट ना करें। चौथी क्वालिटी है क्रिएटिव एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी के बारे में जानें और टीम को भी उसके बारे में बताएं। हमेशा नए टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए रेडी रहना और टीम को भी इंस्पायर करना, खुद भी हमेशा अपडेट रखना। पांचवें स्किल है लिसनिंग स्किल। अच्छे लीडर की क्वालिटी न सिर्फ बोलने की होनी चाहिए बल्कि सुनने की भी होनी चाहिए। आप ऑर्डर ही न देते रहें बल्कि अपनी टीम को भी सुनें। छठी क्वालिटीज़ है डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। एक अच्छे लीडर में खुद से डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। टीम हमेशा डिसीजन लेने से आगे बढ़ता है। अच्छे लीडर में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। सातवीं क्वालिटीज़ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब काम को खुले तौर पर करने से है, जिसमें न किसी भी प्रकार से कुछ भी छिपाने लायक ना हो। ट्रांसपेरेंट होना एक प्रभावशाली लीडर की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आठवीं क्वालिटी है जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि अगर आपके टीम पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो दूसरों पर थोपने के बजाय उसकी जवाबदेही खुद को करनी चाहिए। खेल के मैदान में भी वही टीम जीत हासिल करती है जिस टीम का लीडर अच्छा होता है, जिस लीडर के अंदर नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती है। इसी तरह से ये बात किसी भी बिजनेस कंपनी या बिजनेस में लागू होती है। अगर एक सफल बिजनेस के लिए हमें इस दुनिया में कुछ चाहिए तो वह है अच्छा लीडर। किसी भी कंपनी की ग्रोथ टीम के लीडर पर ही निर्भर करती है। कोई भी टीम तभी सफल होती है जब उसका लीडर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ खुलकर रहे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अक्सर जब टीम लीडर की बात आती है तो उसे खुद को सफल, दूसरों से अलग साबित करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भी अपनी टीम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर कुछ गुण विकसित करने होंगे। एक अच्छे लीडर की खास बात ये होती है कि वो एक समय में एक ही काम करता है। वो जो भी काम करता है उसमें अपना 100% देता है। एक अच्छा टीम लीडर एक व्यक्ति के बजाय एक समूह के रूप में काम करता है, इसीलिए उसकी हर बात पर सबकी निगाह होती है। हर कोई अपने काम में टॉपर रहना चाहता है, लेकिन टॉपर आने के लिए जमकर मशक्कत भी करनी पड़ती है। एक लीडर खुद सामने से आकर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है। वो टीम की गलतियों का श्रेय खुद लेता है और सराहना का श्रेय टीम को देता है। आपकी लीडिंग पावर ही आपके अंदर के लीडर को बाहर लाती है। अपने अंदर आपको ये गुण विकसित करना ही होगा। बोलने के साथ सुनने की क्षमता विकसित करें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करना चाहिए। केवल बोलने वाला व्यक्ति ही लीडर नहीं होता है। एक अच्छे लीडर के अंदर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। उससे टीम के लोगों की बात ध्यान से सुनने और समझनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लीडर वो होता है जिसका सारा समय दूसरों को सुनाने में बीतता है, लेकिन हकीकत ये है कि अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों की बात सुने। इससे उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। टीम को सुनने से ही आपको पता चलता है कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं और बिजनेस लेने के लिए आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। इसीलिए बोलने के साथ साथ सुनने की भी आदत बढ़ाएं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपनी टीम के साथ समय समय पर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि विचारों का मंथन करना चाहिए। कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर विचारों को सामने लाने के लिए अपनी टीम के साथ नए गोल, समस्याएं और हो रहे काम पर चर्चा करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि टीम के सदस्य क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उनके पास क्या नए आइडियाज़ हैं जो भविष्य में गोल को पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक लीडर को टीम के विचारों की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आयोजित करना चाहिए, जिससे नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ। इससे टीम के सदस्य आपस में बातचीत करने में सहज महसूस करेंगे। आप अपनी टीम को लगातार नए विचारों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें।
माइक्रो मैनेज करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बने तो आपको चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना बंद कर देना चाहिए। अच्छे लीडर हमेशा अपनी टीम के सदस्यों को बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वो उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देते हैं और टीम के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार ही काम करने देते हैं। ये एक नेतृत्व कौशल है जो आज के कल्चर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी टीम को बार बार रोकना टोकना पसंद नहीं आता है। बार बार रोकने टोकने से वो चीज़ों को सही तरह से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपनी टीम पर भरोसा करें और उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टीम से सवाल जवाब न करें, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करें। तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। आप जो कहते हैं वो करें। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो जो कहता है वो करता है। यदि आप कुछ करने की योजना नहीं बनाते हैं तो उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वो करते हैं जो आप कहते हैं तो आप अपनी टीम का सम्मान अर्जित करते हैं। अपने कर्मचारियों को नकली आकांक्षाओं से गुमराह न करें। कोई भी बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर न कहें, इससे आप हंसी के पात्र बनेंगे। एक टीम लीडर अपने टीम को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करके प्रेरित करना शुरू कर देता है। इसीलिए अच्छे अच्छे गोल बनाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद के साथ टीम को भी प्रेरित करें। जब हम स्कूल जाते हैं उस टाइम भी हमारे टीचर यही कहते हैं, मिलजुल कर काम करो, एक दूसरे की सहायता करो। यानी वो टीम वर्क के लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। टीम वर्क सिर्फ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तक ही सीमित नहीं होता है। ये हर स्पोर्ट्स में भी बेहद ज़रूरी है, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो या क्रिकेट का। हर जगह टीम वर्क मिलता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक टीम को लीड करने के लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव लीडर एक कम स्किल्ड टीम को भी अपने लीडरशिप स्किल से काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। एक अच्छा लीडर अपने लीडरशिप क्वालिटी के बदौलत एक अनप्रोडक्टिव टीम की प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जा सकता है। एक अच्छा लीडर अपने लीडरशिप कैरेक्टर का बेहतर प्रयोग करके विषम परिस्थितियों में भी टीम के परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकता है। इस दुनिया में हर आदमी के अंदर एक लीडर छिपा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल छिपी हुई है। बहुत सी लीडरशिप क्वालिटीज़ वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। बेशर्त ज़रूरत होती है उस छिपे हुए स्किल्स को ट्रेन करने की। एक लीडर को अपने गोल्स के प्रति ईमानदार होना चाहिए। एक लीडर को अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब एक टीम लीडर ईमानदारी दिखाता है तब एक टीम बेहतर परफॉर्म करती है। ऑनेस्टी ही वो चीज़ है जो एक टीम लीडर को अपने टीम मेंबर्स के बीच एक अटूट विश्वास, ट्रस्ट बनाता है। सारे टीम मेंबर एक लीडर पर तभी भरोसा रख पाते हैं जब वो लीडर ईमानदार हो। एक अच्छे लीडर में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस वाला लीडर न तो टीम को अच्छे से लीड कर सकता है, न ही गोल्स को अचीव करने में अपना 100% दे सकता है। कॉन्फिडेंस गाड़ी के चक्के के अंदर हवा की तरह होता है, जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है। वैसे ही बिना कॉन्फिडेंस वाला लीडर अपने क्षेत्र में प्रगति कर ही नहीं सकता है और बहुत जल्द उसे उसकी लीडरशिप छीन ली जा सकती है। लीडरशिप स्किल्स बताती है कि अगर आपको एक मजबूत और प्रगतिशील लीडर बनना है तो अपने में कॉन्फिडेंस लाइए और कॉन्फिडेंस होना सीखिए। अगर कोई ऐसा लीडर है जो रिस्क नहीं लेता, नई चीज़ें ट्राई करने से डरता और हमेशा सेफ गेम खेलता है, क्या कहेंगे उससे? कुछ भी कह लेंगे, लेकिन कम से कम उससे लीडर नहीं कहा जा सकता है। क्या ऐसे लीडर के फ्यूचर के बारे में कुछ कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लीडर को क्लोज माइंडेड लीडर कहा जा सकता है। इस प्रकार के लीडर भले ही वर्तमान समय में अच्छा रिजल्ट ला रहे हो, मगर लॉन्ग टर्म में इनकी टीम खराब परफॉर्मेंस करने लगेगी। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर एक लीडर को कैसा होना चाहिए। तब मैं कहूँगा दोस्त, एक लीडर को ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड होने का मतलब होता है हमेशा नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी टीम को बताना और नई चीज़ें सीखने के लिए टीम को इंस्पायर करते रहना। एक अच्छे लीडर की अगली क्वालिटी है विजन, यानी कि दूर की सोच। एक अच्छा लीडर वो होता है जो वर्तमान में बेहतर नतीजे लाने के साथ साथ दूर की सोच भी रखता हो। भविष्य में अपनी टीम को कहाँ लेकर जाना है, क्या गोल्स हैं, उसके दिमाग में इसका पूरा खाका होना चाहिए। लीडरशिप के लिए विजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाने में नमक होता है। जिस प्रकार कितना भी अच्छा पकवान क्यों ना हो, अगर उसमें नमक ना हो तो पकवान का कोई स्वाद नहीं रह जाता है। उसी प्रकार पॉजिटिव विजन के बिना लीडरशिप बिना स्वाद के ही रह जाती है। लीडरशिप स्किल हमें बताती है कि एक ऐसा लीडर जिसके पास विजन ना हो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। विजनरी होना क्या होता है, ये कोई एलोन मस्क से सीख सकता है, जिसका विजन मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती को बसाने का है। अगर आप एक लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं तब आप दूर की सोच रखिए, यानी कि विजनरी बनिए। क्रिएटिविटी भी एक लीडरशिप क्वालिटी है
जो एक टीम के उत्साह को बढ़ाती है। क्रिएटिविटी से प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है और प्रोडक्टिविटी से कोई भी मुश्किल गोल आसानी से हासिल हो जाते हैं। इनोवेशन के बारे में स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड फॉलोवर। इसका मतलब ये है कि इनोवेशन है वो चीज़ है जो एक लीडर और एक फॉलोवर में अंतर करता है। जो इनोवेटिव है वो लीडर है, जो इनोवेटिव नहीं है वो फॉलोवर है। एक टीम हमेशा लीडर के डिसीजन से ही आगे बढ़ता है और बाकी टीम मेंबर भी एक लीडर के डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। लीडर में क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने में देरी करना और बार बार अपने डिसीजन को बदलते रहना एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग यदि अच्छी है तो एक लीडर अपनी टीम पाकर कम समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। आप लीडर हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग ही आपकी बात सुनेंगे। आपको भी उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। आपको हर डिसीजन पर टीम के सदस्यों का भी राय लेना होगा। टीम के सदस्यों को हर मुद्दे पर अपना विचार रखने के लिए इनकरेज करना होगा। अगर कोई टीम मेंबर आपके खिलाफ बोलता है तो भी आपको उसकी बात सुननी होगी। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही सही होंगे, आप गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए समय समय पर टीम के सदस्यों से समय पर फीडबैक लेते रहना चाहिए। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में से एक बेहद ज़रूरी क्वालिटी है और इन सब के लिए आपका लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। एक लीडर को स्पीकर के साथ साथ लिसनर भी होना चाहिए। एक अच्छे लीडर के पास सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EQ यानी कि इमोशनल कोटेंट भी होनी चाहिए। EQ होने से आप टीम मेंबर से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और वो अपने इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा EQ होना भी एक अच्छे लीडर की पहचान है। जब तक आज के यूथ को नेतृत्व का अर्थ सही से पता नहीं होगा तब तक वो अच्छा नेता यानी कि गुड लीडर नहीं बन सकता। दुनिया में अच्छे बदलाव के लिए आपको महान नेता यानी कि ग्रेट लीडर बनना होगा और ग्रेट लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले लीडरशिप का सही अर्थ अर्थात नेतृत्व की परिभाषा लीडरशिप डेफिनेशन जानना बेहद ज़रूरी है। लीडरशिप एक योग्यता है। लीडरशिप इज़ एन एबिलिटी जिसे डेवलप करना होता है। ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को किसी गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ऐसा करके आप उन्हें बस गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। लीडरशिप एक गुण यानी कि क्वालिटी ना होकर गुणों का एक समूह कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ है जिन्हें एक एक करके अपने अंदर विकसित करना होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत से स्किल्स आती हैं जैसे लीडर के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिससे एक लीडर अपने फॉलोअर को किसी गोल को पूरा करने के लिए उनके बिहेवियर को बदलकर उन्हें जीत यानी कि सक्सेस के लिए तैयार करता है। इस प्रोसेस में लीडर एक उद्देश्य लेता है, उससे पूरा करने के लिए प्लानिंग करता है और अपने फॉलोअर की हेल्प से उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करता है। लीडरशिप एक मार्गदर्शन है। लीडरशिप इज़ अ गाइड जिसमें एक लीडर बहुत से लोगों को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गाइड करता है। यहाँ लीडर लोगों को गोल को अचीव करने के लिए तैयार करता है और उन्हें गाइड करते हुए उनकी मंजिल यानी कि टारगेट तक ले जाता है। लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें एक लीडर समाज में होने वाली परेशानियों को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो ये जिम्मेदारी समाज के लोगों को साथ में लेकर उनकी सहायता से एक बेहतर प्लानिंग के साथ पूरा करता है और समाज को यानी कि सोसाइटी को बेहतर बनाता है। जिम्मेदारी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है लेकिन एक ग्रेट लीडर इससे लेता भी है और इससे पूरा करके दिखाता भी है। एक लीडर अपने लीडरशिप की क्वालिटी से ही जाना और पहचाना जाता है। लीडर की स्किल ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। एक लीडर ही है जो अपने लीडरशिप से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदलकर उसे किसी भी महान कार्य करने वाला एक सिपाही बना सकता है। एक लीडर ही है जो अपनी लीडरशिप से किसी भी देश के लोगों को साथ लेकर उस देश को सर्वशक्तिमान बना सकता है। एक लीडर ही है जो अपनी लीडरशिप से लोगों को मोटिवेट करके उनसे कोई भी कार्य उनकी मर्जी से बहुत आसानी से करा सकता है। कोई भी कंपनी हो या टीम हो, कोई भी सोसाइटी हो या कंट्री हो, ये सभी तभी सक्सेस होते हैं जब इनकी कमांड संभालने वाला कोई लीडर होता है और यही लीडर इन सभी को विक्ट्री की तरफ ले जाता है। आज तक आपने बहुत लोगों की बहुत सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होंगी। यकीनी तौर पर वो सभी शख्स जिनकी बुक्स आपने पढ़ी होंगी वो अपने निजी जीवन में सफल रहे होंगे, तभी उन लोगों ने अपना अनुभव आप लोगों से शेयर किए होंगे।
किंतु कई लोगों को मैंने ये कहते भी सुना है कि क्योंकि ये लोग असफल हैं इसीलिए इनके इस तरह की बातें करना बेहद आसान है। हिंदी में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत भी है, चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता है। हालांकि इन सभी लोगों द्वारा बताई गई बातें उतनी ही सच है जितना कि ये बात कि आप जिंदा हैं, किंतु फिर भी लोगों में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये सभी लोग सफल हैं, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। सफलता और असफलता का खुशी और गम से संबंध। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर घुमा फिरा कर बात ना करें तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप भी अपने मंजिल में सफल होना चाहते हैं, आप भी जीतना चाहते हैं, आप भी हर मंजिल पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सफल लोगों की श्रेणी में रखें। कुल मिलाकर आप भी अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इमोशन है खुशी और गम। खुशी सब पाना चाहते हैं और गम से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उल्टा ही होता है। खुशी को हम तरसते रहते हैं और गम में घिरे रहते हैं। सफलता असफलता का सीधा संबंध खुशी और गम से है। ज़्यादातर सफल लोग अपने जीवन में खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर असफल लोग अपने जीवन में दुखी होते हैं। किसी किसी परिस्थिति में उल्टा भी होता है, जैसे सफल होते हुए भी कुछ लोग दुखी होते हैं और वहीं दूसरी तरफ असफल लोग असफल होते हुए भी खुश होते हैं। इसमें से एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि सफल व्यक्ति जिसने लक्ष्यों को तो पा लिया लेकिन ये लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी जिससे आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु अपने पिताजी के कहने पर उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है। हो सकता है कि वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर ले और डॉक्टर भी बन जाए, तो क्या वो कभी खुश रह सकता है? क्योंकि उसने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन असल में ये लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं, तो भला वो खुश कैसे रह सकता है? और शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी दुखी ही रहे। तो समझने वाली बात यह है कि लक्ष्यों का चुनाव आपको सावधानी के साथ करना होगा और ये लक्ष्य आपके स्वयं के होने चाहिए, तभी आप उन लक्ष्यों को पाने पर सच्ची खुशी का अनुभव कर पाएंगे। कई बार हार कर भी आप खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मन से तो आप हार नहीं चाहते थे। असल में आपका लक्ष्य हार नहीं था। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि भला क्यों कोई इंसान असफल होना चाहेगा, भला कोई इंसान जानबूझकर हारना क्यों चाहेगा। तो आइए इससे एक उदाहरण से समझते हैं। मानो आपका स्वयं का बच्चा या आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बच्चा आपके साथ पंजा लड़ाना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप इस बच्चे से जीतना चाहेंगे? जी नहीं, आप चाहेंगे कि आप इस बच्चे से हार जाएं और उसका उत्साहवर्धन करें, और साथ में इस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो आपके लिए बहुमूल्य होगी। इस मुस्कान का मूल्य आप जीत कर भी नहीं चुका सकते थे, इसीलिए आपका लक्ष्य होगा इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना, और उसके लिए ज़रूरी है हारना, और इस हार में भी आपकी जीत होगी। आप हार के भी बहुत खुशी अनुभव करेंगे। खैर, मोटे मोटे तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सफलता और असफलता का यकीनी तौर पर संबंध है, और कहीं कहीं तो सीधा संबंध है खुशी और गम से। ये प्रकृति का नियम है कि हर इंसान खुश रहना चाहता है और दुख को वो अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहता है। इसीलिए इंसान हमेशा जीतना चाहता है और अपने लक्ष्यों को पाते रहना चाहता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जैसे खाना हमारे तन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही जीतना हमारे मन के लिए ज़रूरी है। जीता हुआ व्यक्ति असफल हो जाता है, वहीं हारे हुए व्यक्ति को निराशा घेर लेती है। जीता हुआ व्यक्ति कॉन्फिडेंस फील करता है, तो हारे हुए व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जीता हुआ व्यक्ति अपने लिए और कठिन लक्ष्य तय कर लेता है, तो वहीं हारा हुआ व्यक्ति अपने वर्तमान लक्ष्यों से भी दूरी बनाने लगता है। जीता हुआ व्यक्ति समाज में अपना रुतबा बढ़ाता है, वहीं हारा हुआ व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ने लग जाता है। कुल मिलाकर ये तो समझ में आ गया है कि हर व्यक्ति जीतना ही चाहता है, वो हमेशा खुश रहना चाहता है। तो फिर क्यों इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आपकी सफलता और असफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जब इंसानी शरीर को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, जब प्यास लगती है तो वो पानी पीता है, और जब वो जीतना चाहता है तो वो जीत क्यों नहीं पाता है? वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? वो कौन सी चीज़ है जो उसे रोक रही है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है? वो कौन है जो उसका दुश्मन है? आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका एकमात्र कारण वो खुद ही है। हाँ, वो आप ही हो जो आपके आगे नहीं बढ़ने के लिए जिम्मेदार है।
जब लोगों से अक्सर इस सवाल का जवाब मांगा जाता है तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। मेरा बॉस नहीं चाहता है कि मैं तरक्की करूं, मेरे ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, मेरे घर पर शांति नहीं रहती है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पिताजी ने मुझ पर बचपन से ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत कॉलेज का चुनाव किया, मेरी उम्र अभी कम है, अब मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं कभी सफल बनूं, अभी मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे यहाँ का मौसम सही नहीं रहता, हमारे देश की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं आदि। ये हारने वाले लोगों की आम बोलचाल की भाषा है। वो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उन्हें हराना चाहती है, तो फिर भला वो कैसे जीत सकते हैं। ये सब बहाने बनाकर असल में वो अपने मन को सांत्वना देना चाहते हैं। वो अपने मन को समझा रहे होते हैं कि इन सब कारणों की वजह से ये होना तो निश्चित था, क्योंकि आपका अंतर्मन हर परिस्थिति के लिए कारण जानना चाहता है और आप उससे वो कारण दे रहे हो, और इस तरह से आप अपने अंतर्मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हारना स्वाभाविक था और स्वाभाविक घटनाओं के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जिंदगी में पहली बार हारते हैं तो आपका मन इन कारणों को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता है और दुखी हो जाता है, लेकिन बार बार हारने पर इसी तरीके से स्पष्टीकरण देने के कारण आपका अंतर्मन इन सभी कारणों को स्वीकार करने लग जाता है और इसके बाद हारना आपके अंतर्मन के लिए एक स्वाभाविक घटना हो जाती है, मानो जैसे आम बात हो। आपका अंतर्मन ये बात मान लेता है कि हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा है जिसका दुख मनाया जाता है। जब आप खुशियों को सफल होकर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हारने के बाद आप अपने अंतर्मन में इन स्पष्टीकरणों के द्वारा ऐसा माहौल बना लेते हैं जिससे कि आपको बहुत कम दुख हो, और फिर हारने के बाद आपका अंतर्मन दुख मनाना या परेशान होना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो जीतने के लिए कभी पर्याप्त कोशिश ही नहीं करता है, कहें तो कम कर देता है या फिर बार बार हारता चला जाता है। जब आप हारते हो तो दुखी हो जाते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये तो आपके मन में सुख को पाने की इच्छा को और भी प्रबल कर देती है, जो कि होनी भी चाहिए। किंतु जब आप इस दुख को अपने द्वारा बनाए गए स्पष्टीकरणों के द्वारा कम कर देते हो तो अनजाने में उस चिंगारी को भी कम कर देते हो जो और भी बेहतर प्रयासों के लिए ज़रूरी है। परिणाम स्वरूप अगली बार आप कम प्रयास करते हो और इसी वजह से आप फिर से असफल हो जाते हो। फिर वही स्पष्टीकरण या बहाना आता है आपके द्वारा और अनजाने में सही, किंतु आप फिर से अपने दुख को कम कर लेते हैं और फिर वापस ज़रूरी चिंगारी को कम कर देते हैं और अगला प्रयास और भी कमज़ोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप फिर से असफल हो जाते हैं और यही क्रम चलता रहता है। असफलता के इस क्रम को आप तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो स्पष्टीकरण देना बंद कीजिए। आपकी हार के इकलौते जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। किसी बाहरी कारण की वजह से आप हारे नहीं हैं, क्योंकि उसमें अधिकांश तौर पर आपका नियंत्रण ही नहीं है। आपका नियंत्रण तो सिर्फ आप पर है। इसीलिए अगर आप हारने के बाद भी जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले मानना, स्वीकार करना और एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ये भी सीखना होगा कि आपकी हार के जिम्मेदार आप ही हैं। परिस्थितियाँ जैसे आपके लिए हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी हैं। उन पर आपका नियंत्रण न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। आपका नियंत्रण केवल खुद पर ही हो सकता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखें, गलतियों को स्वीकार करना सीखें। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, आपको थोड़ा दुख भी पहुँचेगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये 100% आपके कंट्रोल में है। आप इससे चाहे तो बदल सकते हैं। यहाँ से आपके मन में दोबारा आशा जागेगी जीत को पाने की, और अब आप अपनी गलतियों को पहचान कर अपनी कमियों को दूर कर एकजुट होने का प्रयास करेंगे और फिर बेहतरीन प्रयास करेंगे, और अब यकीनन जीत आपकी होगी। अगर आप शुरुआती प्रयास में जीत ना भी पाएँ तो भी अब आप जिम्मेदारी लेना सीख ही गए हैं। आप फिर से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, उन्हें सही करें और नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करें। ये क्रम भी कुछ पिछले वाले क्रम की ही तरह है, बस फ़र्क इतना है कि इस क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि पिछले वाले क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा कम हो रही थी। असल में दुख में ही सुख की कुंजी है। जैसे नमकीन खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा और भी तीव्र हो जाती है, वैसे ही दुख सुख को पाने के लिए प्रेरणा के स्रोत की तरह काम करता है। वो आपके मन को इस बात के लिए राजी करता है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, अगर गलती हो गई तो अगली बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे।
हार का दुख आपके मन को मजबूती के साथ फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार करता है और आपके प्रयासों को कई गुना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही दुख आपकी सुख की इच्छा को और भी तीव्र कर देता है। जैसे नमकीन के बाद मीठा और भी अच्छा लगता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का भी उतना ही अधिक मजा आता है। जैसे धूप के बाद छाया का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही हारने के बाद भी जीत का महत्व बढ़ जाता है। तो इस किताब में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप असफल हो चुके हो, आपका मन कमजोर पड़ चुका है, तो कैसे सफलता के द्वार को फिर से खोलना है। और उसके लिए आपको किसी और से नहीं अपितु खुद से लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपना आप से, और जीतना है खुद को खुद से। आपने एक बात बचपन में किताबों में जरूर पढ़ी होगी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता है। उसकी ये प्रकृति जानवरों से अलग है। लेकिन बस क्या इतना भर ही काफी रह जाता है इंसानों और जानवरों में? आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर जीवों की 120 से 150 करोड़ विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से एक है मानव, जो कि इस संसार की सबसे उच्च कोटि की प्रजाति है। मानव बाकी सभी सजीव प्रजातियों से उन्नत है। इसका इकलौता वैज्ञानिक कारण है इंसान के दिमाग में पाए जाने वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोचने, समझने, वस्तुओं की पहचान करने, तथ्यात्मक आंकलन करने के लिए। मानव के अलावा कुछ और जानवरों में भी ये पाया जाता है, किंतु मानव के दिमाग में पाए जाने वाला ये हिस्सा बाकी जानवरों के दिमाग में पाए जाने वाले इस हिस्से के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। और यहीं से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। आज इंसान ने इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों को अपने बस में रखा है। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक स्रोतों का वो दोहन कर रहा है। कुल मिलाकर वो अपनी जिंदगी को उच्चतम आयाम में जी रहा है, क्योंकि वो सोच सकता है, इसीलिए वो सही और गलत के बीच में फैसला कर सकता है। वो ये कल्पना कर सकता है, साथ ही इस कल्पना को पूरा करने के लिए योजना भी बना सकता है। हाँ, लेकिन जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस फर्क को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वो है ग्रोथ करने की काबिलियत। इंसान स्वयं की और समाज की जीवन शैली को लगातार सुधारता जा रहा है। वो इंसानी जीवन को और आसान बनाता जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज से 200 साल पहले हजारों मील दूर बैठे अपने किसी दोस्त से बात करने के बारे में सोच सकते थे? शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या इसी तरह हम पक्षियों की भांति आसमान में उड़ने के बारे में सोच सकते थे? क्या हम चांद पर कदम रखने के बारे में सोच सकते थे? नहीं ना। परंतु इंसान ने ऐसा कर दिखाया, वो भी अपने सतत प्रयासों की वजह से, अपने कल्पना शक्ति की वजह से और अपनी सोच सकने की खूबी की वजह से। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ही इंसान होते हैं जो पूरे समाज को दिशा देते हैं। अधिकांश तो आज भी जानवरों की तरह सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जी रहे हैं। एक बार तुलना करके देखें एक शिकारी जानवर की एक सर्वाइवल इंसान के साथ। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, उसी तरह हम में से कुछ लोग भी कमा रहे हैं ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, वैसे ही कुछ इंसान सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और जैसे ही पेट भरा होने पर जानवर सिर्फ आराम करता है, उसी प्रकार कुछ इंसान सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बाकी बचे समय और ऊर्जा को वो खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, क्या फर्क है कुछ जानवर और ऐसे इंसानों में? क्या ऐसे लोग इतने बहुमूल्य इंसानी जीवन को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? सही मायने में ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं। वो सिर्फ उतना ही प्रयास कर रहे हैं जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद के सर्वाइवल के लिए किया गया काम गलत है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए किया गया काम गलत है। इंसानी काबिलियत इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ इतना करके तो आप अपनी क्षमताओं का सही दोहन भी नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और फिर भी वो एक दरिद्र की तरह जिंदगी गुजार रहा है। क्या आपको ऐसे व्यक्ति पर हंसी नहीं आएगी कि वो क्यों नहीं अपनी संपत्ति का उपयोग करके अपनी दरिद्रता को दूर कर लेता? इसी प्रकार की परिस्थिति कई इंसानों की है। अधिकांश को तो ये पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी क्षमता है। वो पूरी जिंदगी अंडर वैल्यूड होकर निकाल देते हैं। इस किताब का एक मकसद ये भी है कि आपको आपके सही पोटेंशियल का ज्ञान करवाया जाए और वो तकनीक बताई जाए जिससे आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएं और ये जान पाएं कि आप कैसे अपनी और अपने समाज की जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सच्चा इंसान वही है जो स्वयं के साथ साथ समाज में भी सुधार लाए, या स्वयं की और समाज की जीवन शैली को बेहतर बनाए।
सामाजिक प्राणी होने का असली महत्व यही है, नहीं तो झुंड में तो जानवर भी रहते हैं। अब एक बार खुद के बारे में सोच कर देखें कि कहीं आप भी सिर्फ स्वयं के बारे में तो नहीं सोचते और सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। खुद को देखें और स्वीकार करना हमेशा जरूरी होता है, बदलाव के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि बदलाव का शुरुआती बिंदु स्वीकार करना है। अगर आपके मूल्यांकन में आप खुद को ऐसा ही पा रहे हैं तो आपको आज से इंसान बनने की तरफ पहला कदम उठाना चाहिए। उसमें यह किताब आपकी पूर्णतः मदद करेगी। इंसान होना गर्व की बात है, किंतु गर्व करने से पहले सच्चे मायने में इंसान होना बेहद जरूरी है। आप सभी लोग अभी अलग अलग किरदारों में होंगे। कुछ विद्यार्थी होंगे जो अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते होंगे, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल होना चाहते होंगे, कुछ व्यवसायी अपने व्यवसाय को बहुत फायदेमंद बनाना चाहते होंगे और कुछ सेल्स पर्सन अपने सेल बढ़ाना चाहते होंगे। इसका मतलब हम में से अधिकांश जानते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों हम बार बार चूक जाते हैं। हम जीतना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों हार जाते हैं। क्यों हम हमारे प्रयासों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। क्यों हर बार लक्ष्य से हमारा ध्यान भटक जाता है। क्यों हमारा फोकस बार बार टूट जाता है। और क्यों कुछ लोग हमेशा जीते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब भी इस किताब में आपको मिलेगा। अगर सही मायने में कहूँ तो ये किताब आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। ये एक गुरु की तरह आपको आपकी गलतियां बताएगी और उन्हें सही करने के तरीके, उन पर डटे रहने के लिए जरूरी संकल्प शक्ति का स्रोत भी बताएगी। इस किताब में बताए गए तरीकों से आप अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस आपको इस किताब को अंत तक पढ़ना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। इस संसार में अधिकांश लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि वो जीवन क्यों जी रहे हैं। क्या वो जो काम कर रहे हैं, क्या यही वो काम हमेशा से करना चाहते थे? क्या वो अपने तत्कालीन वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं? ज्यादातर का जवाब ना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज वो जहां भी हैं अपने मन से नहीं हैं, परिस्थितियों की धारा में बहते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहते हुए वहीं पहुँच जाता है जहाँ नदी उसे पहुँचा सकती है। आपको लकड़ी का टुकड़ा नहीं, लकड़ी से बनी नौका बनना है जो कभी तो नदी के साथ रहेगी और कभी उसके विपरीत, लेकिन अपनी मर्जी से। जीवन परिस्थितियों के मुताबिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि वास्तविक में हमें क्या चाहिए। कभी हम वो चीज़ें पाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों ने पा ली, कभी हम वो बनना चाहते हैं जो हमारे आसपास वाले बन गए हैं। इन्हीं सब कारणों से ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाने पर भी या उनके जैसा बन जाने पर भी हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो हमारी चाहत थी ही नहीं। हम आत्मीय रूप से उससे नहीं चाहते थे, देखा देखी में हमने ऐसा किया था। अधिकांश लोगों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर ये समझ में आता है कि उन्हें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के साथ बैठने और स्वयं के साथ वक्त बिताने का समय उन्हें अब जाकर मिला है, जब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप उससे ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप केवल उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, और वो है आपका दिमाग और आपका दृष्टिकोण। बाहरी बलों के लिए सफलता के साथ काम करना मुश्किल है। जो लोग सफलता के लिए खुद को व्यवस्थित करते हैं वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफल होने का एक तरीका खोज ही लेते हैं। तनाव किससे कहते हैं? तनाव शब्द हमारी दिनचर्या का एक अंग बनता जा रहा है और ये चर्चा का विषय भी है, परंतु अभी भी इसकी सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इनके अनेक आयाम अभी भी रहस्यमयी परतों में दबे हुए हैं। विषय प्रारंभ करने के लिए हम आपसे ही पूछते हैं कि आप तनाव को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार तनाव शरीर की मांग के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया है जो शारीरिक अथवा मानसिक, सच्ची अथवा झूठी हो सकती है, जिससे एड्रेनलिन द्रव्य प्रवाहित होने लगता है। तनाव की एक और सटीक परिभाषा के अनुसार जब दिन प्रतिदिन से जुड़ी समस्याएं आप पर हावी हो जाएं और आपके संसाधन उनका समाधान न कर पाएं तो आप स्वयं को तनाव से घिरा पाते हैं। यद्यपि हम सबको ये भी याद रखना चाहिए कि बाहरी मांगें और चुनौतियां ही तनाव का कारण नहीं होती हैं। भय, आशा, उपेक्षा और विश्वास भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तनाव एक प्राकृतिक क्रिया है, परंतु जब ये व्यक्तिगत रूप से हावी होने लगे तो ये एक समस्या बन जाता है। वास्तव में ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अंग है।
ये मस्तिष्क की सजगता को प्रभावित करता है। ये मानवीय अस्तित्व का अभिन्न अंग है। यदि इसका उचित रूप से प्रबंध किया जाए तो ये लाभदायक भी हो सकता है। वर्क ओवरलोड। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक काम करने में जुटा है। उसे कार्यालय के अलावा अन्य अनेक काम भी करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, गृह कार्य, टैक्स और बिलों का भुगतान, बैंक खाते, खरीदारी शुल्क देना, घर और उपकरणों का रखरखाव, भोजन, स्वास्थ्य की देखरेख, समाचार, घटनाओं का लेखा जोखा और जानकारी प्राप्त करना, यहाँ तक कि लोगों से भेंट और फ़ोन पर बात करने जैसे रुचिकर कार्य भी शामिल हैं। हमारी सूची में अनेक कार्य ऐसे हैं जिनका आज से 50 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व भी नहीं था और न ही हमें इनकी आवश्यकता थी। 50 तथा 60 के दशक में अनुमान लगाया गया कि नई सदी आते ही मनुष्य के काम के घंटे अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे और उससे सप्ताह में केवल 15 से 20 घंटे ही काम करना होगा। इस व्यस्त दिनचर्या में हर आम आदमी समय के अभाव का रोना रोता है। न केवल काम का भार बढ़ा है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति से की जाने वाली अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। केवल एक ही तथ्य नहीं बदला कि एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। प्राकृतिक रूप से समय की कमी के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। देरी हो जाने का तनाव हो या सही समय पर काम पूरा न होने का दबाव, हर कोई इससे ग्रस्त है। ट्रैफिक की आवाजाही में फंसे चेहरों को देखकर उनके भीतर चलने वाली उथल पुथल का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। कोई भी विचार आपके मन में जब तीव्र होता है तभी आप उसके मालिक बनते हैं और हम सभी जानते हैं जिस चीज़ पर हमारी मालिकियत होती है वो कभी भी हमारे पास आ सकती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप विचारों के मालिक बनेंगे या विचार आपके मालिक बनेंगे। इससे आप क्या जानेंगे? इससे आपको सभी तरह के लोग दिखाई देंगे, परंतु उनमें एक बड़ा फ़र्क होगा और वो ये है कि कुछ लोग सफल, कुछ लोग असफल, कुछ लोग विकसित और कुछ लोग अविकसित। कुछ लोग विचारों को चलाते हैं, कुछ लोग विचारों से चलते हैं। आपके सपनों की गुफा आज भी बंद क्यों है? कुछ याद आया? अली बाबा और 40 चोरों की कहानी में एक ऐसा पासवर्ड था जिससे अली बाबा की गुफा तुरंत खुल जाती थी। हमें लगता तो है कि हम भी संपूर्ण सफल इंसान बने ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएं, मगर क्या कभी बड़े होकर ये हासिल कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन का खजाना एक गुफा की तरफ बंद है। इस गुफा में कई सारे रहस्य समाये हुए हैं। जैसे जैसे हम इस गुफा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे हमें कई सारे सरप्राइज मिलते रहेंगे, मगर इस गुफा की मुँह पर कई सारे पत्थर होते हैं जिनकी वजह से हम खजाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। नकारात्मक विचार और विचार नियम के प्रति हमारा अज्ञान ही पत्थर रूपी रुकावट है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे सारे पत्थर हट जाएं और हम खजाने पाने में डट जाएं? क्या आप चाहेंगे कि आपको ऐसा पासवर्ड मिले जिससे आपका सफ़र सहज, सरल और शक्तिशाली हो जाए? विचार केवल आपके आंतरिक जगत को नहीं बनाते बल्कि आपकी बाहरी जगत को भी बनाते हैं। हकीकत में विचार ही आपके जीवन की इमारत का निर्माण करते हैं, अर्थात आप जैसा विचार रखते हैं उन्हीं के अनुसार आपके जीवन का निर्माण भी होता है। आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि विचार ऊर्जा का ही एक रूप है। आपने भी इस चीज़ का अनुभव जरूर किया होगा कि जब आपके मन में अनगिनत नकारात्मक विचार दौड़ते हैं तब आप ऊर्जाहीन यानी कि एनर्जी लेस महसूस करते हैं, मगर जैसे ही आपका मन सकारात्मक विचारों से भरता है वैसे ही आपके अंदर उत्साह शक्ति बढ़ती है, क्योंकि सकारात्मक विचारों की ताकत आपके अंदर प्रेम, आनंद और शांति की भावना जागृत करती है। यही आनंदपूर्ण तरंगें हमारे जीवन में बेस्ट चीज़ें ले आती हैं। कहने का मतलब है कुदरत ने विचारों को बेहद शक्ति प्रदान की है। अगर हमारे विचार इतने ही शक्तिशाली हैं तो क्यों ना हम उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करके जानें कि वो कैसे काम करते हैं। कुदरत के रहस्यों की गुफा में जाकर हम ये अवश्य जान सकते हैं कि कुदरत ने विचारों को न केवल ज़बरदस्त शक्ति दी है बल्कि वो कुछ निश्चित नियमों यानी कि फिक्स्ड डिफाइंड लॉज के अनुसार उन्हें चलाते भी है। यदि आपने इन नियमों को जान लिया तो आपके सपनों को साकार करने वाली गुफा खुल जाएगी। इस पुस्तक में आपको मिलेगा सफल जीवन जीने का एक्शन प्लान। इन्हें आप अपने अनुभवों से जांच परख सकते हैं। ये नियम आपको अपने ही विचारों और भावनाओं से ट्यून होने में मदद करेंगे ताकि आप अपने विचारों को अपनी इच्छा के अनुसार जिस दिशा में चाहे मोड़ सकें। इस पुस्तक का नाम विचार नियम फॉर यूथ है, लेकिन ये पुस्तक सिर्फ किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त माता पिता और शिक्षकों को भी इससे पढ़ना चाहिए ताकि वो युवाओं को उचित रूप से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दे पाएं।
यदि आप विचार नियमों का उपयोग दूसरों को गलत साबित करने के लिए करते हैं तो आप गलत दिशा में चले जाते हैं, जिससे आपके जीवन में फिर से दुर्भाग्य आता है। यदि आप होश और दूसरों द्वारा दिखाई गई अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुशियों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। विश्व में किसी भी वस्तु का प्रकट निर्माण होने से पहले उसका निर्माण सोर्स के द्वारा विचारों में होता है। राइट नाम के पति पत्नी से ये कहानी शुरू होती है। ये जोड़ी बहुत ही नेक, ईमानदार और मानवता की हिफाजत करने वाली थी। इस जोड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे बहुत ही होशियार और जिज्ञासु थे। उनके सवालों के जवाब देते हुए माँ बाप कभी कभी परेशान हो जाते थे। एक दिन मिस्टर राइट अपने फैमिली के साथ बगीचे में घूमने के लिए गए थे। वहाँ कुछ पंछी इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ रहे थे। उड़ते पंछियों को देखकर बच्चों के सवाल शुरू हो गए। उन्होंने पूछना शुरू किया, डैड वो क्या है? उनके डैड ने बताया, बेटा ये पंछी है। उन्होंने पूछा, मगर वो इतने ऊंचे पेड़ तक कैसे उड़ सकते हैं? उनके डैड ने बताया, क्योंकि उन्हें उड़ना आता है। बच्चों ने फिर पूछा, तो क्या हम भी उड़ सकते हैं डैड? डैड बोले, नहीं बेटा, इन पंछियों के पंख होते हैं, इसीलिए वो उड़ पाते हैं। बच्चे बोले, डैड हमारे पास हाथ है ना? डैड बोले, हाँ बेटा, हमारे पास हाथ हैं मगर पंख नहीं हैं। बच्चों ने फिर से पूछा, हमारे पास पंख क्यों नहीं है डैड? क्योंकि हम इंसान हैं, पंछी नहीं, डैड बोले। पिताजी के इस जवाब पर बच्चों ने जो कहा वो पूरे विश्व में हमेशा के लिए मिसाल बन गया। पिताजी, तो चलो हम भी पंछी बनते हैं और हम भी उड़ेंगे। बच्चों का ये जवाब आज सच साबित होकर आविष्कार हुआ और हवाई जहाज का निर्माण हुआ। राइट भाइयों, दोनों बच्चों के मन में आए विचार को वास्तविकता में बदल दिया और इंसान हवाई मार्ग से भी टहलने लगा। यही है पहला नियम। विश्व में किसी भी वस्तु का प्रकट निर्माण होने से पहले उसका निर्माण सोर्स के द्वारा विचारों में होता है। आविष्कार कोई भी हो और कैसा भी हो, पहले वो मन में रूप लेता है और फिर सच में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आप ट्रैकिंग पर जाते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं, तब पहले उसके बारे में सोचते हैं, फिर उस क्रिया को प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं। क्रिया कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, वो प्रत्यक्ष रूप में घटने से पहले आपके विचारों में घटती है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, आप अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म देखने जाते हैं और कुछ ही दिनों में आप कंटिन्यू जिम जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको एक स्टोरी बुक चाहिए मगर कई दिनों से आपको वो मिल नहीं रही है और न ही वो किसी बुक शॉप में उपलब्ध है, न ही आपके किसी फ्रेंड के पास है, मगर आपको बार बार उसी बुक के बारे में विचार आते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक आपका कोई रिश्तेदार वही बुक आपको गिफ्ट कर देता है, हालांकि उसे मालूम नहीं था कि आपको वही बुक चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? किसी दिन आपका मनपसंद गीत गुनगुनाते रहते हैं, दिन भर आपके मन में वही गीत चलता रहता है और जब आप घर आकर रेडियो ऑन करते हैं तो चौंक जाते हैं, अरे मैं तो दिन भर यही गीत गुनगुना रहा था और यहाँ भी वही गीत बजने लगा है। ऐसा क्यों होता है? किसी दिन आपको अपने पुराने दोस्त की बहुत याद आती है। आपको लगता है कि सभी काम छोड़कर बस उस दोस्त को मिलने जाऊं, मगर कुछ कारणवश आप उसे मिलने नहीं जा सकते और मज़े की बात ये होती है कि वो दोस्त स्वयं आपको मिलने के लिए आपके घर आता है। ऐसा क्यों होता है? आपने ऐसी कई घटनाओं का आपके जीवन में अनुभव किया होगा। उस वक्त आपके अंदर थोड़ी देर के लिए ही सही विचार आया होगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी के जीवन में पहला नियम काम करता है। आप फिल्म देखने जाते हैं और खुद के पसंदीदा कलाकार की सेहत देखकर प्रभावित हो जाते हैं। आपके मन में विचार आता है, काश मेरी भी बॉडी ऐसी ही होती। अर्थात आपके जिम जाने की शुरुआत पहले विचारों में होती है और फिर आप वाकई में जिम ज्वाइन करते हैं। यदि आप अपने जीवन की घटनाओं पर गौर करेंगे तो जानेंगे कि कुदरत भी आपकी हर मांग पूरी करना चाहता है। गिव राइट ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सकारात्मक विचारों की शक्ति से किसी को भी जीवन दान मिल सकता है और यदि यही विचार नकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाएं, तो किसी का भी मौत का फैसला हो सकता है। ये केवल कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हुआ है। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लिटाकर उससे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उससे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं।
शरीर से एक बोतल खून निकालने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल खून निकालने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल के साथ तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगे। तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई, जबकि डॉक्टरों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वास्तविकता यही है कि हमारा अंतर्मन देख नहीं सकता, लेकिन हम उससे जो दृश्य दिखाते हैं वो उसे असली मान लेता है, चाहे वो दृश्य सच हो रहा हो या काल्पनिक हो। इंसान पहले चीज़ों का विचार करता है, फिर वो चीज़ हकीकत में बदलती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए अनेकों प्रयोग किए जा चुके हैं। तो क्या ये कोई कठिन या जादुई आइडिया है? यकीनन नहीं। विचारों की शक्ति से हम सभी परिचित हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम अचार या इमली की कल्पना करते हैं तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अंतर्मन को वास्तविक और काल्पनिक घटना के बीच फर्क पता नहीं होता है। दृश्य को सच मानकर वो शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई है। आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था तो बदलती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में चीज़ें भी आपके विचारों के आधार पर ही प्रकट होती हैं। अर्थात विचारों के जरिए जीवन में मनचाहे चीज़ हासिल की जा सकती है। अक्सर लोग अनजाने में नकारात्मक और गलत चीज़ें देखते वक्त खुद के अंतर्मन में गलत बीज बोते हैं, जिससे उनके जीवन में वैसी ही मिलती जुलती नकारात्मक घटनाएं आकर्षित होती हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ऐसे सीरियल से देखते वक्त वो कौन सी चीज़ों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। क्राइम सीरियल से देखते वक्त मन अब आगे क्या होगा सोचकर उत्तेजित हो जाता है और लगातार उन्हीं विषय में घंटों सोचता रहता है, जिससे अंतर्मन की प्रोग्रामिंग गलत दिशा में हो रही होती है। आंखों द्वारा देखने वाला हर दृश्य लगातार इंसान के अंतर्मन में बीज बोने का कार्य कर रहा होता है। दृश्य देखते वक्त अगर वो सजग न रहा तो ऐसे दृश्य उसके अंतर्मन में नकारात्मक, डरावनी भावना और गलत डिसीजन कर सकते हैं। याद रखें, इंसान का अंतर्मन ईमानदार सेवक की तरह होता है। वो सही और गलत, दृश्य और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता है। अंतर्मन हर विचार, भावना और दृश्य को आदेश के रूप में लेकर उसका ईमानदारी से पालन करता है। उसे हर दृश्य खुराक लगता है। इसीलिए क्राइम सीरियल से देखना तुरंत बंद कर दें। इससे आप नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बच जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको दुख भरे गीत सुनने का शौक है तो उससे भी सुनना धीरे धीरे कम कर दें, क्योंकि जो बातें आप बार बार दोहराएंगे वो किसी न किसी रूप में एक न एक दिन आपके जीवन में साकार जरूर होंगी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद का खाली समय अच्छी किताबें, सफल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने या अपने हॉबीज़ में लगाएं। दुखद, दर्द भरे गीत सुनने की जगह खुद को प्रेरित करने वाले, लक्ष्य की याद दिलाने वाले गीत सुनें, क्योंकि आप जो दोहराएंगे वही आपके जीवन में आएगा। इससे आपका कीमती वक्त बचेगा और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचय भी होगा। एक थे कालिदास, बेहद आलसी लेकिन खाने के बड़े शौकीन। एक दिन गांव के सेठ का स्वर्गावास हो गया तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सेठ के बेटों ने श्राद्ध का आयोजन किया। निकम्मे कालिदास को भी 11 किलो आटा दान में मिला। कालिदास ने घर लौटकर आटा पलंग के बाजू में एक मिट्टी के मटके में भरकर रख दिया और अपनी हमेशा की आदत की तरह बिस्तर पर पसर गया। लेटे लेटे कालिदास ने सोचा, आज 11 किलो आटा मिला है, गांव में कुछ और भी बूढ़े लोग हैं, अगर वो भी मर जाएं तो 125 किलो आटा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। जब इतना आटा हो जाएगा तो उसे बेचकर मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। बकरियों के बच्चे होंगे तो उन्हें बेचकर भैंस खरीदूंगा। भैंस का दूध बेचकर और भैंसें खरीदूंगा। एक बड़ा तबेला हो जाएगा, तब नौकर भी रखना पड़ेगा। मैं भी सेठ बन जाऊंगा, पर हो सकता है कभी मेरी नज़र चूक जाए और नौकर चोरी से दूध पी जाए। इससे मेरा घाटा हो जाएगा, और अगर मेरा घाटा हुआ तो मैं नौकर की कमर पर एक खींचकर लात मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा सोचते हुए अचानक ही कालिदास ने वाकई कसकर लात चला दी। लात मटके पर लगी और मटका फूटकर जमीन पर गिरा। इसके साथ ही दान में मिला सारा आटा और कालिदास का हसीना सपना दोनों ही धूल में मिल गए। सच बताना, आपने कितनी बार अपने सपनों के महल को यूं ही लात मारकर तोड़ा है?
क्या तब भी नहीं जब आप ये सोचते हैं कि मैं कल सुबह 5:30 बजे उठकर पढ़ाई करूँगा, और जब जागने का अलार्म बजता है तब उससे बंद करके फिर से सो जाते हैं? क्या तब भी नहीं जब आप ये सोचते हैं कि मैं तंदुरुस्त रहने के लिए कल से रोज़ सुबह की सैर पर जाऊँगा और व्यायाम करूँगा, और जब वाकई जागने का वक्त आता है तो सोते रहते हैं? क्या तब भी नहीं जब आप किसी से ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा काम बिल्कुल समय पर पूरा कर दूंगा, और उसे पूरा करने की जगह दूसरे कामों में उलझकर या बहाने तलाशने में अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं? कहने का अर्थ है, महल उन्हीं के गिरते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती है। ये नींव आपके विचारों को दिशा देने से बनती है। विचारों का नियम साफ तौर पर कहता है कि किसी भी चीज़ का प्रकट निर्माण होने से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है। फिर आखिरकार कई बार ऐसा क्यों होता है कि किसी के हसीन सपने हकीकत में नहीं बदल पाते हैं? मन की कल्पनाएं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह क्यों टूट जाते हैं? जब आप बाकी के नियम समझ जाएंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी, वरना आधा अधूरे ज्ञान से विचारों का उपयोग करने पर आपके जीवन में कुछ चीज़ें तो आ जाएंगी, कुछ विचार तो हकीकत में बदल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लक्ष्यहीन और असफल होकर दुखी रहेंगे। अगर हर चीज़ का निर्माण विचारों के निर्माण से होता है तो क्या वाकई हर विचार वास्तविकता का रूप ले पाता है, हकीकत में सामने आ पाता है? इस रहस्य की चाबी केवल आपके पास है, लेकिन वो चाबी ताले में कैसे लगानी है इसका संकेत अवश्य दिया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं और कौन से विचार हकीकत में नहीं बदल पाते हैं, जिन विचारों में होश और जोश होता है, जो एक दिशा में चलते हैं, वही विचार आपके हकीकत में बदलते हैं। हालांकि हर विचार आपके जीवन में किसी न किसी तरह से असर कर रहे हैं, परंतु सारे विचार साकार नहीं होते हैं। दिन भर में कई विचार आपके मन में यूं ही चलते रहते हैं। ये सेक चिली जैसे विचार हकीकत में नहीं बदलते हैं। इसीलिए दूसरे नियम को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कहता है जिन विचारों में होश और जोश एक दिशा में होते हैं वही हकीकत में बदलते हैं। जब इंसान की दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे को काट देती हैं, तब वो देखता है कि उसके जीवन में कभी खुशी कभी गम का माहौल बना रहता है। उसे विचारों की समझ ही नहीं होती है। वो ये नहीं जानता है कि उसे अस्थायी यानी कि परमानेंट कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन नकारात्मक विचार रखकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है। केवल एक विचार भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। केवल एक बीज बरगद बन सकता है, लेकिन एक विशाल बरगद की संभावनाओं को खोकर इंसान बेलों के बारीक जाल में उलझ जाता है। ऐसे गलत बीज बोकर इंसान खुद ही अपने नुकसान की नींव को खोद देता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी चाहते हैं वो सब विचार नियमों को समझकर आपको मिल सकता है। जब विचार नियम एक्टिवेट होते हैं तब आपके विचार आकार लेने लगते हैं और वो रचनात्मक हो जाते हैं। कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचने में देर लगती है। वो रास्ते में ही कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आप उन विचारों को भावनाओं का बल देना छोड़ चुके होते हैं। अदृश्य यानी कि दिखाई न देने की वजह से लोग अपने विचारों को बल देना बंद कर देते हैं। नतीजा, जो चीज़ आपके पास आ रही थी बीच में ही रुक जाती है। उत्साह द्वारा विचारों को दोहराना आपकी भावनाओं को बल देता है। आप जो चाहते हैं उस विचार की तीव्रता को बढ़ाकर उससे कुदरत को दिखाना जरूरी है, ताकि कुदरत को ये स्पष्ट हो सके कि आपका इरादा पक्का है। किसी महापुरुष से एक बार पूछा गया कि हम जो सपने देखते हैं क्या वो सच में साकार होते हैं? उन्होंने कहा, जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वो साकार नहीं होते हैं। साकार वो सपने होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ये उदाहरण होश और जोश का सुंदर संगम है। जीवन के जिन विचारों में, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब प्रबल भावनाओं की शक्ति जुड़ जाती है तब वो विचार हमें उत्साह और यकीन से भर देते हैं। कामयाबी की चाहत नींद भी उड़ा सकती है और नाकाम होने का डर भी। ऑथर कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो 15 वर्ष से एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर है। वो हर महीने अपनी कंपनी द्वारा जारी किए गए इंश्योरेंस के सभी कारनामे पढ़ता है। वो उन्हें महीनों और वर्षों तक पढ़ता रहता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने अनुभव से ये सीखा है कि उन कारनामों की शर्तों को ठीक ठीक याद रखने का एक यही तरीका है। ऑथर कहते हैं, एक बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर एक पुस्तक लिखने में 2 वर्ष बिता दिए।
फिर भी अपने पुस्तक में मैंने जो कुछ भी लिखा था उसे याद रखने के लिए उस पुस्तक को समय समय पर मुझे पढ़ते रहना पड़ता है। जिस शीघ्रता से हम बातों को भूल जाते हैं उस पर मुझे आश्चर्य होता है। इसीलिए यदि आप इस पुस्तक से वास्तविक और अस्थायी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मत समझिए कि एक बार इसे सरसरी निगाहों से देख लेना पर्याप्त है। इसको भली भांति पढ़ लेने के बाद आपको चाहिए कि हर महीने इसे दोबारा पढ़ने में आप कुछ घंटे खर्च करें और प्रतिदिन इसे आप अपने डेस्क पर अपने सामने रखें। इसे उलटते पलटते और निरंतर अपने मन पर संस्कार डालते रहें कि इस पुस्तक की सहायता से आप कितनी बड़ी उन्नति कर सकते हैं। याद रखिए, इन सिद्धांतों का निरंतर प्रयोग और दोहराव ही इन्हें आपके स्वभाव का एक अंग बना सकेगा और तभी आप अनजाने ही इन पर आचरण करने लगेंगे। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, यदि आप किसी मनुष्य को कोई बात सिखाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। शॉ का ये कथन बिल्कुल सही था। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, काम करके ही सीखते हैं। इसीलिए यदि आप उन सिद्धांतों पर पूर्ण प्रभुत्व पाना चाहते हैं जिनका अध्ययन आप इस पुस्तक में कर रहे हैं तो उनके संबंध में कुछ कीजिए। जब भी सुयोग मिले इन नियमों का प्रयोग कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जल्दी ही भूल जाएंगे। केवल वही ज्ञान मस्तिष्क में टिकता है जिसका उपयोग किया गया हो। ऑथर कहते हैं, हो सकता है हर समय मुझे इन सुझावों का प्रयोग करना कठिन लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें लिखी गई प्रत्येक बात का प्रयोग करना मुझे कठिन जान पड़ता है। इसीलिए जब भी आप ये पुस्तक पढ़ें, याद रखें कि आप केवल जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं बल्कि नई आदतों का निर्माण करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। हाँ, आप एक नया जीवन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। आलोचना से बचें क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें और उसी के लिए जिएं और मरें। निश्चित ही आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क 7 मई 1931। पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंतिम चरण में पहुंची मुठभेड़ लोगों में बहुत रोमांच पैदा कर रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपने प्रेमिका के घर छिपे दुनाली बंदूक नाम से मशहूर दुर्दांत हत्यारे क्रोले को चारों ओर से घेर लिया गया था। हत्यारा क्रोले न तो सिगरेट पीता था न शराब। ऊपर की मंजिल पर छिपे क्रोले को 150 से अधिक पुलिसकर्मी धरती से लेकर छत तक घिरे हुए थे। पुलिस ने छत को भेदकर आंसू गैस के इस्तेमाल से उस दुर्दांत हत्यार को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों और गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपे क्रोले पुलिस पर लगातार गोलियां बरस रहा था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में लोगों ने ऐसा नज़ारा शायद ही कभी देखा हो। इसीलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिरकार क्रोले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर E.P. मार्लिन ने बताया, क्रोले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वो इतना चौकन्ना और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को भी मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ क्रोले पर जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी तब उसने एक चिट्ठी लिखी। मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए। इसके कुछ समय पहले की बात है। क्रोले आइलैंड पर गांव के एक वीरान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर ही बेरहम क्रोले ने अपने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस वाला मरकर जमीन पर गिर गया तो क्रोले ने एक और गोली उसके सीने पर दाग दी। वही बेरहम क्रोले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा दिल जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रोले को उसके बेरहम कारनामों के लिए मृत्युदंड मिला। जब उसे सिंह कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, ये लोगों की जान लेने की नहीं बल्कि खुद को बचाने की सज़ा है। इस कथा का सारांश ये है कि क्रोले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात हो सकती है? अपनी जिंदगी के सुनहरे दिनों में
मैंने लोगों के दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और पुलिस से लुका छुपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल कुपोन के हैं। कुपोन भी अपने कुकर्मों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ ही नहीं सके। डस शुल्टज भी खुद को परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन था। न्यूयॉर्क की कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉस मेरे जानकार थे। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल के बहुत कम दोषी खुद को गलत समझते थे। ज़्यादातर अपने गलत कामों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश करते थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक को लूटा। इन्हीं कुतर्कों से हर दोषी आदमी खुद को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करता और खुद को सज़ा का हकदार भी नहीं मानता। अगर अल कुपोन, क्रोले, डस शुल्टज या फिर जेल में बंद ज़्यादातर दोषी खुद को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वो लोग खुद को क्या कहते हैं जिनसे हमारा दिनों दिन सामना होता है। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वॉमेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोष देना मूर्खता है। वर्षों पहले ही मैंने ये बात समझ लिया था। मेरे पास सर खपाने के लिए अपने खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर मैं इस बात में वक्त बर्बाद क्यों करूं कि भगवान ने सबको सोचने के लिए एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी।